चलो नया सेक्शन चालू करना है। सेक्शन 40 करेंगे। अपन ने खत्म किया 37 ना। हेडिंग डालो सेक्शन 40। सेक्शन 40 अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट अलाउड या डिसअलाउड। स्पेशली नॉट स्पेशली नॉट अलाउड। हाँ स्पेसिफिकली लिख लो या स्पेशली लिख लो, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। या डिसअलाउड। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो सेक्शन 40A1। ठीक है, ऐसा एक सेक्शन हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम नॉन रेसिडेंट, ठीक है, या किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमको टीडीएस काट के करनी है, और अगर हमने टीडीएस नहीं काटा तो वो अमाउंट हमको डिसअलाउड हो जाएगा, है ना। ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, यहाँ पर भी यही है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसकी हेडिंग ले लो पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी। ठीक है, इसके अंदर लिखो अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, हाँ पहले ये लिख ले फिर कॉपी कर, अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड, ऑब्लिक क्रेडिटेड टू एनआर, नॉन रेसिडेंट है ना, ऑब्लिक फॉरेन कंपनी। एनआर या फॉरेन कंपनी को अगर हमने पे किया या उनके नाम पे क्रेडिट किया, ठीक है, जैसे रेंट टू एनआर, एनआर को पे करना है, shall be disallowed, shall be disallowed, ब्रैकेट में लिखो 100%, ब्रैकेट में लिखो 100%, इफ करके कोलन डाल के नीचे लिखना ए पॉइंट, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, TDS not deducted in previous year, or TDS deducted, हाँ बिल्कुल सही, TDS deducted in previous year, TDS deducted in previous year but not paid to government, but not paid to government up to due date, up to due date of return filing, up to due date of return filing। ये वाला सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? पुराना वाला रिवाइज कर रहे हो? पीजीबीपी में जितना कर लिया है, सेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो थे ना वो कवर कर लिया अपन ने। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में सेक्शन 30 to 37 ही काम आएगा, समझ में आया? ठीक है, तो वो अच्छे से याद रखना, रिवाइज कर लेना। ठीक है,
चलो लिखो पेमेंट मेड टू रेसिडेंट, पेमेंट सेकेंड पॉइंट में ना 40A बने, मेड टू रेसिडेंट। चलो इसमें लिखो अमाउंट पेड, अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड, amount paid or credited to resident shall be 30% disallowed, है ना। जब नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो पूरा 100% डिसअलाउड, बट अगर रेसिडेंट के साथ सेम गलती करी है तो 30% डिसअलाउड है, 70% अलाउड होता है, ठीक है। तो 30% डिसअलाउड इफ कोलन डाल के ए और बी सेम ऊपर वाले पॉइंट्स, A point TDS not deducted in previous year, or B point TDS deducted but not paid to government up to due date of return filing। ऊपर से कॉपी करिए। हो गया, लिखा। इसमें एक नोट डालो बेटा, ठीक है। ये नोट ये कहता है आपने देखो टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा प्रीवियस ईयर में, या आपने प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर लिया था पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो वो डिसअलाउड हुआ 100 या 30%, ठीक है। अब मान लो अगले साल तुमने वो टीडीएस काट लिया या पहले से काटा हुआ था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो जिस साल तुमने पे किया उस साल वो अलाउ हो जाएगा, जितना डिसअलाउड अमाउंट था वो क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। समझ में, गवर्नमेंट बोलेगी हमको पैसा मिल गया ना, अब हम तुमको भी अलाउ कर देते हैं, हमको नहीं मिला था तो तुमको भी डिसअलाउ किया हुआ था, समझ गए क्या। हाँ, तो नोट डालो, लिखो if TDS deducted in subsequent, note if TDS deducted in subsequent year, TDS deducted in subsequent year or deducted in previous year, or deducted in previous year but deposited to government, but deposited to government after due date of return filing, after due date of return filing, then such amount, ब्रैकेट में लिखना 100% और 30%, then such amount 100% or 30% shall be allowed, shall be allowed in previous year, in previous year in which
in which such TDS is paid to government. डन। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ठीक है बेटा, ये पेयर है ना, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और ये पे है जिसको मैं पैसे पे कर दे, मैं इसको पेमेंट कर रही हूँ, है ना, विदाउट टीडीएस मैंने कर दी गलती से, ठीक है। अब बेटा मैंने तुमको पेमेंट करी, कि मान लो ये तुम हो, ठीक है मैंने तुमको पेमेंट करी, मैंने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा, अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो तो मेरा 100% पैसा ये डिसअलाउड, और अगर तुम रेसिडेंट हो तो 30% मेरा ये पैसा डिसअलाउड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, तुम भी तो पैसा कमा रहे हो, तुमको पेमेंट मिल रही है, इनकम आ रही है तुम्हारे पास, तो तुम अपनी रिटर्न भरोगे, तुमने अपनी रिटर्न में पूरा पूरा अमाउंट दिखाया, क्या कर रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, रख दो फोन। हाँ ठीक है, तुमने अपनी रिटर्न में पूरा पूरा पैसा दिखाया, ये वाला पैसा भी दिखाया अपनी इनकम में जोड़ा मतलब, और जितना भी तुम्हारा टैक्स बनता था उतना तुमने गवर्नमेंट को खुद से क्या कर दिया, पे कर दिया। तो बेटा गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, कि इस पैसे पे गवर्नमेंट को क्या मिल जाए, टैक्स। अब मेरे को दी गई थी जिम्मेदारी कि मैं वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को दूं, मैंने नहीं किया, पर बेटा तुमने तो कर दिया ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम डिसअलाउ अमाउंट को वापस से क्या कर देंगे, अलाउड कर देंगे, पर यहाँ पर प्रूफ चाहिए होगा कि तुमने क्या किया है, पैसे दिए, तो उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होगा यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। तो चलो इसके पॉइंट्स लिखो, इसकी हेडिंग डालो, इसकी हेडिंग डालो एक्सेप्शन ऑफ above sections, exceptions of exception of above sections। चलो लिखो, करो रिपीट। if any amount if any amount paid if any amount paid or credited if any amount paid or credited and TDS not deducted देखो ये डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट वाला पॉइंट कवर नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में तो मैं डिडक्ट कर चुकी हूँ, और मैंने जो टीडीएस डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट का पैसा और मैं खुद रख के बैठी हूँ, तो वहां तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा केस डिस्कस हो रहा है, जब मैंने डिडक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड बट बट पेई इसमें ए पॉइंट लिखना, नीचे से 4 पॉइंट लगेंगे, ए बी सी डी है ना, तो ए लिखो टेकन इनटू अकाउंट, ए पॉइंट में टेकन इनटू अकाउंट such amount in total income, ठीक है, मतलब पे ने क्या किया है, इस अमाउंट को अपनी टोटल इनकम में ऐड किया है, ठीक है। सेकंड,
बी पॉइंट लिखो, लिखो and has paid tax to government, has paid tax to government on his total income, on his total income. ठीक है, सी पॉइंट लिखो, and filed his return of income, and filed his return of income. ठीक है, एंड डी पॉइंट लिखो, and payer has furnished report from CA, ये जो रिपोर्ट होती है वो फॉर्म नंबर 26A में भरी जाती है, फॉर्म नंबर 26 के फॉर्मेट में ये रिपोर्ट सीए देगा आपको, और ये आपको क्या करनी है, जमा करनी, तभी गवर्नमेंट मानेगी ना। तुम बोल रहे हो कि यार मैंने टीडीएस नहीं काटा, पर जिसको मैंने पेमेंट की थी उसमें तो टैक्स भर दिया, तो गवर्नमेंट तुम्हारी बात क्यों मान लेगी? ठीक है, गवर्नमेंट से तुम सीए की रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाके जमा करोगे, तब जाकर गवर्नमेंट तुम्हारी बात मानेगी। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, चलो आगे चले, ये ड्रॉ तो नहीं करना है तुम लोगों को। इसका एग्जाम्पल लिख पा दो, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं बनाकर अपन। ठीक है, लिखो, हाँ लिखो, आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड paid rupees 15 lakh to Mr. Keshawani, बेकारी खाया ना समोसे तुम लोगों ने, केशवानी याद आया, और द्वारिका के लिए 15 lakh to Keshawani as professional fees without deducting TDS, without deducting TDS। ठीक है, आगे लिखो, मिस्टर केशवानी, Mr. Keshawani considered this amount, in his total income, considered this amount in his total income
अच्छा चलो इसमें मैं थोड़ी सी डेट्स भी डालती हूँ तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। या 15 लाख में ऐसे एरो बना के देखो, ऑन 15 दिसंबर 2023। ठीक है, और अभी क्या लिखा तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, ही पेड टैक्स टू गवर्नमेंट, he paid tax to government, full stop. He filed his return of income, he filed his return of income on on 19th September 2024, 19 September 2024। ठीक है, लिखो, आगे लिखो, आईटिस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, आईटिस प्राइवेट लिमिटेड obtained a certificate from CA। ठीक है, अब कौन से साल में डिसअलाउड, कौन से साल में कितना अलाउड? अलाउ तो हो जाएगा, ये तो समझ में आया। ठीक है, हाँ देखो, प्रीवियस ईयर 23-24 में तो डिडक्ट होना चाहिए था पर नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर 23-24 में तो डिसअलाउड होगा, कितना डिसअलाउड होगा? 30%, 15 लाख का वो मान लो ना रेसिडेंट है, क्योंकि केसर वानी कहाँ बाहर है, यही है। हाँ, रेसिडेंट मान रहे हैं, ठीक है, कितना? 30% डिसअलाउड ना। पर अब कौन से प्रीवियस ईयर में केशरवानी ने रिटर्न फाइल करी? प्रीवियस ईयर 2024-25 में, और इसी साल इसी प्रीवियस ईयर में हमने सर्टिफिकेट दिया गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर फिर अलाउ हो जाएगा ये खर्चा। समझ में आया? पहले साल में डिसअलाउड हो जाएगा, फिर बाद में जाकर जब हम जिस ईयर में केशरवानी रिटर्न फाइल कर रहा है और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस साल में हमको क्या हो जाएगा, फिर अलाउ हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू लिखो। हाँ वो इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कवर होगा, वो अभी नहीं है अपन को फाइनल में पढ़ना। इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में लगता है, तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को फाइनल में। जितनी भी लेट पेमेंट है सब पे इंटरेस्ट लगता है। ये हो जाए तो बताओ नेक्स्ट सेक्शन, मतलब इसी के अंदर का 40 चल रहा है अभी, हो गया। चलो नेक्स्ट सेक्शन इसके अंदर का, सेक्शन 40A3। ठीक है ना, अब यहाँ थोड़े से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वैसा ही सेक्शन है ऊपर के दोनों जैसा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे थोड़े लीनियंट हो गई है गवर्नमेंट।
यहाँ पे लीनियंसी नहीं दिखाई, है ना। चलो लिखो, पहले हेडिंग डालो, टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट, टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट outside India, salary payment outside India or to a non-resident, or to a non-resident, ठीक है। लिखो, any salary paid, any salary paid outside India, any salary paid outside India or to NR, or to NR in India, or to NR in India, and if, है ना, ऊपर के दो ए और बी पॉइंट, इफ के बाद ए पॉइंट टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ठीक है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, और दूसरा था डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ, यहाँ पे चेंज करेंगे, अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट, ठीक है। चलो लिखो, मैं लिख पाई रही, ए पॉइंट में डालो टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, और डालो, और बी पॉइंट टीडीएस deducted, deducted in previous year, TDS deducted in previous year, but not paid to government, but not paid to government up to the due date of, up, up to the due date of TDS payment, up to the due date of TDS payment, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना, then such salary shall be disallowed, ठीक है। अगर आप एक भी दिन लेट हुए टीडीएस जमा करने के लिए, तो वो पूरी सैलरी क्या हो जाती है, डिसअलाउड, और फिर वो बाद में भी अलाउड नहीं होती है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नोट डाल लो इस बात का, है ना, नोट डाल लो, इफ टीडीएस डिपॉजिटेड लेट, if TDS deposited late even by 1 day, even by 1 day, then also salary not allowed, then also salary not allowed, समझ में आया। वहां पर बोल रहे थे कि अगले साल जमा कर दोगे तो अगले साल अलाउ कर देंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि एक भी दिन आप टीडीएस जमा करने को लेट हुए, टीडीएस पेमेंट की भी एक ड्यू डेट होती है, ठीक है, उससे आप एक भी दिन लेट हुए तो सैलरी का खर्चा अलाउड भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए क्या। हाँ, चलो अब नेक्स्ट सेक्शन का नंबर डालो, हाँ अभी 40 ही चलेगा, 40 का ये आखिरी सेक्शन है, उसके बाद 40 ये चालू हो जाएगा। फोर्टी ए 5, और नहीं, ठीक है, अब समझना, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देता है, अभी अपन सैलरी वाले हेड में पढ़ेंगे, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जैसे कि रहने को घर, ठीक है। अब ये परक्यूजिट सैलरी का पार्ट है एम्प्लॉय की,
रहने को घर मिला है, तो उस घर की जो भी वैल्यू निकाली जाती है एज पर सैलरी के प्रोविजन, वो निकालकर हम अपनी सैलरी में क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। मतलब एम्प्लॉय के लिए वो क्या है, इनकम है, और उस इनकम पे एम्प्लॉय को क्या देना है, टैक्स देना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयर इस पर टैक्स पे किसको कर रहा है, एम्प्लॉय को, क्योंकि इनकम किसकी है, पर पे कौन कर दे रहा है, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं तो खर्चा कर रहा हूँ, मैं नॉन मॉनेटरी पर्पज दे रहा हूँ, वो तो उसका खर्चा है ही, और वो जो टैक्स अपनी जेब से पे कर दे रहा है वो भी उतना खर्चा ही मान रहा है। पर लॉ बोलता है कि नहीं, यहाँ पर हम टैक्स का डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, तुम किसी और के बिहाफ का टैक्स पे कर दे रहे हो, ठीक है, पर हम टैक्स का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर, ये नॉट अलाउड है टू एम्प्लॉयर। ठीक है ना? चलो लिखो इसके अंदर, हेडिंग लिखवाई है मैंने, लिखो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। ठीक है, इसके अंदर लिखो, इफ एनी टैक्स, इफ एनी टैक्स on non-monetary perquisite of non-monetary perquisite of employee is paid by employer, is paid by is paid by employer from his own pocket, from his own pocket, then such tax, then such tax not allowed to, then such tax not allowed to employer। ठीक है, ये पॉइंट ना हमको सैलरी में भी मिलेगा जाकर, अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर दे रहा है जो कि एम्प्लॉई को पे करना चाहिए, ठीक है, इसको अलाउ कर देते तो उसके बेनिफिट में जोड़ना पड़ जाता। ठीक है? समझ में आया कि उसको तो एक तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिल रहा है ना, फिर वो टैक्स पे भी क्या लगता, टैक्स लगता। समझ रहे हो? इसके लिए वो भी क्या बन जाता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। चल, ये क्लियर है ना? नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, सेक्शन 40A, ऐसे लिखना है, सेक्शन 40A। हाँ, ये बना लो, इसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन डालना। 40 हो गया है, 40A चालू हो गया अभी, मतलब सेक्शन 40 के अपन ने पार्ट्स पढ़ लिए ना, 40A अपन करेंगे। 48 2, 48 3, फिर 48 7, ऐसा है बीच बीच के। एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पे एम्प्लॉयर को अलाउड, पे तो एम्प्लॉयर कर रहा है ना, तो खर्चा कौन मांगेगा, एम्प्लॉयर, उसको अलाउ नहीं होगा।
तुम लोग के पास मॉड्यूल है किसी के पास? दिखा। एक सेकंड ना, एक पॉइंट चेक कर लो फिर लिख पाती हूँ। चलो, सेक्शन 48 टू है ना, हेडिंग डालो पेमेंट टू रिलेटिव, पेमेंट टू रिलेटिव, और ब्रैकेट में लिखना स्पेसिफाइड पर्सन। ये अब देखो, ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल बोलता है कि अगर आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट करी है तो एओ, असेसिंग ऑफिसर, तो अगर वो अमाउंट अनरीजनेबल लग रहा है तो वो अनरीजनेबल वाला जो पार्ट है या एक्सेसिव वाला जो पार्ट है उसको वो डिसअलाउ कर सकता है। समझ में आया? ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस सेक्शन में कौन रिलेटिव होगा वो बता दिया है, अलग अलग पर्सन के लिए कौन कौन रिलेटिव होगा ये बताया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, इफ एनी पेमेंट, इफ एनी पेमेंट made to relatives, if any payment made to relative, then AO, AO, ठीक है, AO से याद रहेगा ना कौन है, असिंग ऑफिसर, कैन डिसअलाउ, कैन डिसअलाउ एक्सेसिव, कैन डिसअलाउ एक्सेसिव और अनरीजनेबल, एक्सेसिव और अनरीजनेबल अमाउंट। ठीक है, अब अससी कौन है और उसका रिलेटिव कौन माना जाएगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इंडिविजुअल लिखो, अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो उनका रिलेटिव कौन माना जाएगा, स्पाउस, ठीक है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और लीनियर असेंडेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स। ठीक है, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट्स। ठीक है,
HUF, AOP और BOI के लिए रिलेटिव कौन है? उनके मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स माने जाएंगे। और मेंबर्स के रिलेटिव्स, मतलब मेंबर्स अगर इंडिविजुअल है तो उस मेंबर के स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। ठीक है। थर्ड, पार्टनरशिप। हाँ बिल्कुल सही। एंड LLP, उनके पार्टनर्स और पार्टनर्स के रिलेटिव्स, पार्टनरशिप फर्म के रिलेटिव होते हैं। इसके बाद लिखो कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स। फिफ्थ पॉइंट में चार्ट बनाएंगे एक तरीके का। देखो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी क्या होती है पता है ना? अब मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरीज है। ठीक है, है ना? ये सब्सिडरी कंपनी वन, ये सब्सिडरी कंपनी टू। तो लॉ ये कहता है कि ये दोनों सब्सिडरीज आपस में कौन है? रिलेटेड। हाँ सर। ठीक है। 6th पॉइंट में चार्ट बनवा देती हूँ। बीच में लिखेंगे असेसी बिजनेस, असेसी के बिजनेस में एनी पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। हाँ वो भी लिखवा दूंगी, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं कि लिख पाए ना। नहीं, कर लो। अरे वो थोड़ा लाइट भी आ जाता है बीच में। देखो एनी पर्सन और अदर रिलेटेड पर्सन ऑफ सच पर्सन, तो मतलब और देयर रिलेटिव्स। एनी पर्सन और उनके रिलेटिव्स का असेसी के बिजनेस में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट।
person have substantial interest? ठीक है, अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे बना दे रही हूँ, तुम लोग अपने जगह के हिसाब से देख लेना, ठीक है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर मैं कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो कंपनी के केस में 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग है। मतलब अगर ये बिजनेस कंपनी के फॉर्म में है और किसी भी पर्सन या उनके रिलेटिव का 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डिंग, ठीक है। और अगर ये फर्म है, एओपी है या बीओआई है, ठीक है, तो 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। अगर एनी पर्सन और रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये लोग कौन हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे उस बिजनेस के, राइट। हाँ बेटा लिख दो, वहां पे याद नहीं रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग। चलो एक सेक्शन और करेंगे आज। कितने बजे से पढ़ रहे हो तुम लोग? तो बताओ, एक सेक्शन और कर ले क्या? रोज ही थक जाते हो तुम लोग। नहीं, चलो ठीक है, कल करते हैं। कैश पेमेंट का है, 10,000 से ज्यादा सिंगल डे सिंगल पर्सन को अगर पेमेंट करिए
वो डिसअलाउड हो जाएगा। बट उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से पेमेंट्स कैश में करना अलाउड है 10,000 के ऊपर। जैसे बहुत कॉमन सी चीजें भी लिखी हुई है उसमें, जैसे बैंक को पेमेंट करोगे तो बैंक को तो कैश में पे करोगे, आरबीआई को भी पे कर सकते हो, फार्मर्स को पे कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। और कुछ कुछ बुक एंट्रीज पास कर सकते हो, ऐसी पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। मतलब 8-9 चीजों की जहाँ पर 10,000 के ऊपर भी क्या कर सकते हो, कैश पेमेंट कर सकते हो।